नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 31 जैन 2021 के करंट अफेयर्स। इन करंट अफेयर्स को अलग अलग सोर्सेज से तैयार किया जाता है जो हमारी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और जानने की कोशिश करते हैं। पहला टॉपिक, हमारा पहला टॉपिक है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स। आपको याद रखना है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स हाल में ही इसको जारी किया गया है और किसके द्वारा? तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है या फिर जारी किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान सिंगापुर को, दूसरा स्थान ताइवान को, तीसरा स्थान जापान को मिला है, जबकि इस इंडेक्स में भारत को 10वां स्थान मिला है। ठीक है, आपको याद रखना है, भारत को इस इंडेक्स में 10वां स्थान मिला है, जबकि अंतिम स्थान पर क्या है? इंडोनेशिया का स्थान है जो कि उसका 11वां स्थान है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि टोटल सदस्य कितने थे? 10, सॉरी टोटल थे 11 में इंडिया को स्थान कौन सा मिला है? तो इंडिया को 10वां स्थान मिला है। हम ये मान सकते हैं कि हमारी रैंक कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है हेल्थ इंडेक्स के मामले में, तो ये आपको याद रखना है। और यह द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस का पहला इंडेक्स है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को, दूसरा स्थान ताइवान को, तीसरा स्थान जापान को दिया गया है और भारत को इसमें 10वां स्थान मिला है। ये मैंने यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस का कटआउट लगाया है, आप देख सकते हैं। इंडिया रैंक्स 10th एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स, यहाँ पे ये है, यहाँ पे आपको याद रखना है। 27 डिफरेंट इंडिकेटर के बेस पे ये इंडेक्स जारी किया गया था, ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। चलो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है स्टार्स प्रोजेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्स प्रोजेक्ट के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से भारत में लागू हुआ, व्यवस्थित रूप से लागू हुआ, तो यह भारत की शिक्षा व्यवस्था के पैटर्न को पूर्ण रूप से बदलाव कर देगा। यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, तो जानने की कोशिश करेंगे। हाल में ही वर्ल्ड बैंक ने इस प्रोग्राम को आर्थिक मदद देने की घोषणा की। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा मंत्रालय टीचिंग लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की थी। यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्स प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, ताकि हमारे देश में टीचिंग लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सके। और टीचिंग लर्निंग बढ़ावा देने का मतलब है इससे शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी होगी, और शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी होगी तो इसका काफी ज्यादा लाभ हमें, हमारे देश के बच्चों को और साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम को होगा। आगे क्या है? साथ ही इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य रखा गया है कि सभी तक सतत शिक्षा पहुंचे। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वो क्या है? सभी तक सतत शिक्षा का पहुंचना। ठीक है, शिक्षा सभी के पास हो, सभी लोग शिक्षित हो, इस प्रोजेक्ट का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इसे 6 राज्यों में, जैसे हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा, अगर आप किसी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन बोलेगा कि हाल में ही स्टार प्रोजेक्ट को भारत के सभी राज्यों में लागू किया गया, लेकिन नहीं, आपको याद रखना है ये मात्र 6 राज्यों में लागू किया गया। और वो 6 राज्य कौन से हैं? तो हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई है। तो ये आपको याद यहां पर रख लेना है इन सारे राज्यों के बारे में। ठीक है, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो ये था हमारा स्टार प्रोजेक्ट, ये यहाँ पे मैंने कटआउट लगा रखा है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर भी यही सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, स्टार्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको याद रख लेना है यहाँ पे। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट। ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि प्रदूषण फैलाने वाले कॉर्पोरेट को लेकर सरकार का रुख क्या है। यानी कि किसी देश में कोई कंपनी है, किसी देश में कोई बड़े कॉर्पोरेट हैं, उनके खिलाफ कितने मुकदमे दायर हुए, उस पर क्या कोर्ट का निर्णय आया, इन सारी चीजों को ये देखने का काम करते हैं कौन? ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन इंडेक्स। ये आपको याद रखना है। और इसे किसने लॉन्च किया है? हाल में ही संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इस रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है। ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बात रहनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण यानी कि UNEP के द्वारा इसे क्या लॉन्च किया गया। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको नैरोबी, केन्या के अंदर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट के बारे में, जिसे UNEP के द्वारा जारी किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा चुप ना बैठो पहल। क्या है ये? उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस डिजिटल अभियान की शुरुआत की है। चुप ना बैठो पहल की शुरुआत उपभोक्ताओं के अधिकारों को संरक्षण देने के लिए किसने? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहां पर ASCI के बारे में थोड़ा सा, कि इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। यह एक सेल्फ रेगुलेटेड संस्था है जिसका मुख्यालय कहां पर है? आपको मिलेगा मुंबई में मिलेगा। यहां पे आप देख सकते हो, मैंने ये लगा रखा है
ये टाइप पब्लिक है इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग है। फाउंडिंग इसकी 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर आपका मुंबई महाराष्ट्र में इसका देखने को मिलेगा। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा चुप ना बैठो पहल, जो किसके द्वारा जारी की गई है? एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा प्रबुद्ध भारत मैगजीन। आपको याद होगा हाल में ही 12 जनवरी को एक युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस। और ये किसकी याद में मनाया जाता है? तो मैंने आपको जब ये करंट अफेयर कवर किए थे तो मैंने बताया था ये दिवस स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। उनको सम्मान देने के लिए इस दिन युवा दिवस की घोषणा की गई थी। अब ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? प्रबुद्ध भारत मैगजीन। हाल में ही पीएम मोदी ने इस मैगजीन के 125वें स्थापना समारोह को संबोधित करेंगे। यानी कि ये प्रबुद्ध भारत मैगजीन को जब ये पहली बार प्रकाशित हुई थी तो तब से लेकर अब तक लगभग 125 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस मैगजीन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद द्वारा 1896 में अंग्रेजी भाषा में की गई थी। ये भी याद रखना है, कौन सी भाषा की है? ये अंग्रेजी भाषा की है। और ये आपको याद रखना है किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो मैंने आपको बताया इसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और कौन सी भाषा में? तो वो भी आपको याद रख लेना है, इसकी शुरुआत अंग्रेजी भाषा में की गई थी। यहां पे देखो, ये मैगजीन स्टार्टेड बाय विवेकानंद इन चेन्नई, टर्न्स 125 न्यूज टुडे। तो ये टुडे कल की न्यूज है, तो ये आपको याद रख लेना है किसके बारे में? प्रबुद्ध भारत मैगजीन के बारे में, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। अगला हमारा टॉपिक है क्या है? मरीन मेगा फोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस एंड नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। मरीन मेगा फोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस एंड नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान क्या है ये? देखो, हाल में ही पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस एक्शन प्लान को जारी किया गया। अब क्वेश्चन उठता है ये क्यों जारी किया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो आपके दिमाग में रहना चाहिए इस एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य है मरीन प्रजातियों की सुरक्षा करना। यानी कि समुद्री प्रजातियों की सुरक्षा करने के लिए मरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस एंड नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान की शुरुआत की गई है। और किसके द्वारा? तो हमारे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर, उनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यहां पे देख सकते हैं आप डीडी न्यूज का ये कटआउट है। यहाँ पे मरीन मेगाफोना स्टैंडिंग गाइडलाइंस नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान रिलीज। और किसके द्वारा? तो मैंने आपको बताया हमारे पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ताकि जो हमारी मरीन स्पीसीज है उनकी सुरक्षा की जा सके। अगला जो हमारा टॉपिक है, भारत का पहला बर्फ इग्लू। ध्यान से सुनिएगा क्या है ये? हाल ही में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में इस इग्लू कैफे का निर्माण किया गया है, ठीक है। पूर्ण रूप से बर्फ से बने इस कैफे में 16 लोग बैठ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कहां पे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है गुलमर्ग में। और गुलमर्ग कहां पे है? तो जम्मू कश्मीर में। यहाँ पे देखिए, इंडिया फर्स्ट इग्लू कैफे ओपन्स इन गुलमर्ग फॉर स्नो लवर्स। यहाँ पे ये लिख रखा है सारी चीजें यहाँ की बताया जा रहा है। टेबल कुर्सी जितनी भी सारी चीजें वो बर्फ से बनी हुई है। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। भारत का पहला बर्फ इग्लू कैफे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है जेरोसाइट। खबरों में जेरोसाइट। क्वेश्चन उठता है ये जेरोसाइट है क्या? ध्यान से सुनिएगा प्लीज। हाल में ही अंटार्कटिका पर इस खनिज की खोज की गई है। यह अपने प्रकार का दुर्लभ खनिज है जो मुख्य रूप से मंगल ग्रह पर पाया जाता है। यानी कि जेरोसाइट एक प्रकार का खनिज है जो हमारे अर्थ पर बहुत रेयर मिलता है, लेकिन मंगल ग्रह पर इसके बड़ी मात्रा में इसके आप कह सकते हो भंडार पाए जाते हैं। अब यहाँ पे तो ये हाल में ही खोजा गया है अंटार्कटिका पे। तो आपको याद रखना है कि खबरों में रहा जेरोसाइट क्या है, तो आप बताओगे यह एक प्रकार का खनिज है। यहाँ पे देखो, मार्शियन मिनरल्स रेयर ऑन अर्थ फाउंड लुक एट द अंटार्कटिक आइस। तो अंटार्कटिका की आइस में ये खनिज पाया गया। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा वो है पतरू घाट विद्रोह के बारे में। ये पतरू घाट विद्रोह क्या है? असम के दरंग जिले के पतरू घाट गांव में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लगान बढ़ाए जाने के कारण यह विद्रोह हुआ। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने यहां पर एक स्मारक का उद्घाटन किया है। कहने का मतलब क्या है? पतरू घाट विद्रोह अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया गया था, ठीक है। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ किया गया था। किसके द्वारा? तो ये असम के दरंग जिले में रहने वाले लोगों के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से बात रहनी चाहिए। और हाल में ही ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यहां पर एक स्मारक बनाए जाने की घोषणा की है। यहां पर आप देख सकते हो, पतरू घाट टू पे ट्रिब्यूट बाय मेट्रोस टू ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। तो ये यहां पर ये किया गया है। ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए बात पतरू घाट विद्रोह के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का पहला लेदर पार्क। ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। भारत का पहला लेदर पार्क। उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर के रमईपुर गांव में इस लेदर पार्क का निर्माण करने जा रही है। यानी कि यूपी की सरकार के द्वारा हाल में ही ये घोषणा की गई है कि वह कानपुर के रमईपुर गांव में इस लेदर पार्क का निर्माण करने जा रहे हैं। अब इसका फायदा क्या होगा? मेक इन इंडिया पहल के तहत इस पार्क में 50,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। साथ ही 1.5 लाख लोगों को 1.5 लाख यहाँ पे रह गया है लाख लोगों को
अप्रत्यक्ष रूप से लोग इससे लाभान्वित होंगे, इससे उनको लाभ मिलेगा। यह घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यूपी गवर्नमेंट टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट लेदर पार्क इन कानपुर। ये घोषणा की गई है यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो ये आपको याद रखना, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ये 15,000 पीपल डायरेक्टली एंड 1.1 लाख लोग अप्रत्यक्ष रूप से इससे काफी ज्यादा लाभान्वित होंगे। ये आपको याद रखना है, भारत के पहले लेदर पार्क में, जो कि कानपुर के रमईपुर में खोला जा रहा है। अगला टॉपिक है हमारा फ्लोट फेस्टिवल। ध्यान से सुनिएगा, फ्लोट फेस्टिवल क्या है? यह हिंदू धार्मिक उत्सव है जो हाल में ही तमिलनाडु के मदुरई में मनाया गया। प्रत्येक वर्ष ये समारोह तमिलनाडु के अनेक हिंदू मंदिरों में आयोजित किया जाता है। याद रखना है, फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये है हमारे तमिलनाडु राज्य से, जहां मदुरई में इसको मनाया जाता है। ठीक है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ये प्रत्येक साल हिंदू वार्षिक उत्सव है जो मदुरई के साथ साथ तमिलनाडु के अलग अलग मंदिरों में मनाया जाता है। मदुरई के बारे में कुछ लिखा हुआ है, मदुरई को ईस्ट का एथेंस कहा जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, ईस्ट का एथेंस क्यों कहा जाता है? देखो, जिस प्रकार यूरोप का एथेंस अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है, उसी प्रकार भारत में मदुरई भी अपनी धार्मिक गतिविधियों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। इसी वजह से मदुरई को ईस्ट का एथेंस कहा जाता है। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। मदुरई को क्या कहा जाता है? तो मदुरई को ईस्ट का एथेंस कहा जाता है। मैंने यहाँ पे मदुरई की साइड से ये लिया है। मदुरई डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखिए, यहाँ पे मदुरई एंड एथेंस ऑफ द ईस्ट ये लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये इसके अलावा 100 टेक पार्ट इन द मदुरई फ्लोट फेस्टिवल, यहाँ पे आप देख सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का ये खबर है। यहाँ पे 100 पीपल थ्रू द, ये यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं। तो आपको याद रखना है, फ्लोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मदुरई में, मदुरई के तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। अगला हमारा टॉपिक है वो है भारत का पहला वातानुकूलित रेल टर्मिनल, यानी कि इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल एट बंगमपल्ली। ठीक है, बीट रेडी इन फरवरी। कहने का मतलब भारत का पहला वातानुकूलित रेल टर्मिनल है ये। ठीक है, हाल में ही बंगलुरु में देश का पहला वातानुकूलित रेल टर्मिनल का निर्माण किया गया है। यानी कि ये एक तरीके का टर्मिनल होगा, जिस प्रकार हमें एयरपोर्ट पर सुविधा मिलती है, सेम वही सारी सुविधाएं यहां पर भी मिलेंगी। यानी कि इतना अच्छी तरीके से इसको प्लान किया जा रहा है। और कहां पर किया गया है? तो बंगलुरु में। इसके निर्माण की शुरुआत 2015-16 में की गई थी, जिसकी 2021 तक, यानी कि फरवरी 2021 तक इसकी बनने की पूर्ण उम्मीद है। और ये बन जाएगा। और कहां पर है ये? तो मैंने आपको बताया ये है आपका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। ये आपके दिमाग में बात रहनी चाहिए। आज मैंने एक क्वेश्चन पूछने की पहल शुरू की है, आप लोग इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन है, कृषि सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? खुम्स, जकात, खराज या फिर उस्र? जो भी है आपका आंसर ऐसे कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो आज के ये थे हमारे करंट अफेयर्स, जिनको अलग अलग सोर्सेज से मैंने तैयार किया होता है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और आपका पीआईबी। अगर आपको ये मेरी पहल पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं जो कि हमारी आगामी किसी भी परीक्षा के लिए लाभदायक हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।